जंजीरें, निगरानी, ये शब्द अब अनिका के अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। यह हवा में घुली हुई थी, दीवारों से रिसती थी और उन दो अंगरक्षकों की पत्थर की आंखों में बसती थी जो अब उसकी परछाई बन चुके थे। वे उसके कक्ष के बाहर तैनात रहते। जब वह परिषद के गलियारों में चलती तो उसके पीछे चलते, और जब वह सोमकीर्ति के साथ अध्ययन करती तो एक सम्मानजनक दूरी पर खड़े होकर देखते रहते। अनिका की जीत एक ऐसी सोने की जंजीर बन गई थी जो हर गुजरते दिन के साथ और कसती जा रही थी। उसने वर्धमान को एक कहानी बेची थी और वर्धमान ने उस कहानी को एक पिंजरे में बदल दिया था जिसकी चाबी उसी के पास थी। दिन के उजाले में वह विक्रम सिन्हा का किरदार निभाती रही, एक विलक्षण रहस्यमयी ज्ञानी जो सोमकीर्ति को ब्रह्मांड के रहस्यों से परिचित करा रहा था। आचार्य, वह एक दिन एक बड़े से ग्लोब जैसे दिखने वाले खगोलीय यंत्र को घुमाते हुए कहती, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस भूमि पर खड़े हैं वह सपाट नहीं बल्कि एक विशाल गेंद की तरह गोल है। सोमकीर्ति, जो उस समय पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानने वाले एक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई ईश निंदा कर दी हो। गोल? यह असंभव है। अगर ऐसा होता तो हम गिर नहीं जाते। गुरुत्वाकर्षण, अनिका ने धीरे से कहा, एक अदृश्य शक्ति जो हर वस्तु को केंद्र की ओर खींचती है, जैसे एक मां अपने बच्चे को अपनी ओर खींचती है। सोमकीर्ति मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनते रहे। उनकी दुनिया के नियम एक एक करके चटक रहे थे, लेकिन रात के अंधेरे में जब उसके कक्ष का दरवाजा बंद हो जाता और पहरेदार बाहर अपनी जगह ले लेते, तब अनिका का मुखौटा उतर जाता। तब वह सिर्फ अनिका होती, एक डरी हुई अकेली लड़की जो एक असंभव साजिश में फंस चुकी थी। वह घंटों बिस्तर के नीचे छिपी उस ठंडी भारी पिस्तौल को घूरती रहती। यह चीज इस दुनिया की नहीं थी। इसका हर हिस्सा, उसका सटीक मैकेनिज्म, उसकी घातक क्षमता एक ऐसे ज्ञान का सबूत था जो अग्निचूर्ण से कहीं ज्यादा उन्नत था। असली विक्रम सिन्हा कौन था? यह सवाल उसे सोने नहीं देता था। क्या वह भी एक काल का कैदी था या कुछ और, कुछ ज्यादा खतरनाक? एक रात उसने हिम्मत करके पिस्तौल को और करीब से जांचने का फैसला किया। उसने कपड़े से उसे अच्छी तरह पोंछा। लकड़ी की पकड़ पर की गई नक्काशी जटिल थी। फूल पत्तियों के बीच एक प्रतीक छिपा हुआ था, एक सर्प जो अपनी ही पूंछ निगल रहा था। ओरोबोरस। अनिका की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। यह वही प्रतीक था जो उसने विक्रम की उस भूली बिसरी याद में उस पुराने नक्शे पर देखा था। यह कोई आकस्मिक प्रतीक नहीं था, यह एक पहचान थी, किसी गुप्त समाज या संगठन का चिन्ह। दिन बीतते जा रहे थे और ज्योति पर्व की रात को 5 दिन बीत चुके थे। लावण्या से कोई संपर्क नहीं हुआ था। अनिका को नहीं पता था कि उसका संदेश उस तक पहुंचा भी था या नहीं। उसे यह भी नहीं पता था कि वर्धमान के जासूसों की अंधी तलाश किस दिशा में जा रही थी। यह खामोशी किसी भी धमाके से ज्यादा डरावनी थी। उसका एकमात्र संपर्क का जरिया अब भी वही युवा डरा हुआ सेवक था, लेकिन अब उससे मिलना लगभग नामुमकिन हो गया था। पहरेदार हमेशा मौजूद रहते। अनिका को एहसास हुआ कि अगर उसे इस पिंजरे से कोई भी जानकारी बाहर भेजनी है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जो पहरेदारों की नजरों में भी सामान्य लगे। उसने एक नई दिनचर्या शुरू की। उसने सोमकीर्ति से परिषद की दुर्लभ जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने कहा कि वह अपने दिव्य ज्ञान को आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान के साथ जोड़कर कुछ नए औषधीय लेप बनाना चाहती है। सोमकीर्ति इस विचार से रोमांचित हो उठा और उसे परिषद के सबसे संरक्षित बगीचों और प्रयोगशालाओं तक पहुंच दे दी। अनिका घंटों तक जड़ी बूटियों को पीसती, उन्हें मिलाती और लेप बनाती। पहरेदारों के लिए यह एक और उबाऊ काम था। वे उसे काम करते देखते और ऊबकर आपस में बातें करने लगते या ऊँघने लगते, और यही वह मौका था जिसका अनिका को इंतजार था। एक दिन जब वह एक विशेष प्रकार की काई को पीस रही थी जिसका उपयोग घाव भरने के लिए होता था, उसने चुपके से उसका थोड़ा सा हिस्सा एक कपड़े में बांध लिया। फिर उसने एक और जड़ी बूटी ली जिसके बारे में उसने पढ़ा था कि वह त्वचा पर हल्की जलन पैदा करती है। उस रात उसने अपने भाई आदित्य के लिए एक संदेश लिखा।
समय हाथ से निकल रहा है। लावण्या से कहो बहुत सावधान रहें। वर्धमान के जासूस एक ऐसी महिला की तलाश में हैं जो मौजूद ही नहीं है, लेकिन उनकी तलाश उन्हें असलियत के बहुत करीब ले जा सकती है। मुझे उस अमानत के बारे में और जानना है। वह चीज इस दुनिया की नहीं है। अगली बार जब मिलो तो पूछना उरोबोरस का क्या अर्थ है। अगली सुबह उसने अपनी योजना को अंजाम दिया। उसने जलन पैदा करने वाली जड़ी बूटी का लेप चुपके से अपने हाथ पर मल लिया। कुछ ही मिनटों में उसकी त्वचा लाल हो गई और उस पर छोटे छोटे दाने उभर आए। जब सोमकीर्ति और पहरेदार आए तो उन्होंने देखा कि विक्रम दर्द से कराह रहा था। क्या हुआ विक्रम? सोमकीर्ति घबराकर आगे बढ़े। पता नहीं आचार्य, अनिका ने दर्द का अभिनय करते हुए कहा। शायद कल किसी जहरीली बूटी को छू लिया था। यह जलन असहनीय है। सोमकीर्ति ने उसके हाथ को देखा और चिंतित हो गया। इसका तुरंत उपचार करना होगा। मेरे पास इसका उपचार है, अनिका ने कहा। जिस गाय पर मैं कल काम कर रहा था उसका लेप इसे ठीक कर सकता है। मैंने वह लेप एक कपड़े में बांध कर रखा है, लेकिन उसे लगाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो इन औषधियों को समझता हो। मेरा भाई आदित्य, उसने गुरुकुल में आयुर्वेद की शिक्षा ली है। अगर आप उसे यहां बुला सकें। ये एक निखुंट योजना थी। यह एक चिकित्सीय आपातकाल था और उसने उसका समाधान भी खुद ही सुझाया था। सोमकीर्ति को इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। उसने तुरंत वर्धमान से अनुमति लेने के लिए एक संदेश भेजा। 1 घंटे बाद आदित्य को परिषद में आने की अनुमति मिल गई। जब आदित्य कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसने अनिका के लाल हाथ को देखा और उसकी आंखें चिंता से भर गईं। पहरेदार और सोमकीर्ति कमरे में ही मौजूद थे, इसलिए वे खुलकर बात नहीं कर सकते थे। भ्राताश्री, ये क्या हो गया? आदित्य ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। घबराओ नहीं आदित्य, अनिका ने शांत भाव से कहा। बस वह लेप लगा दो। उसने आदित्य को काय वाला कपड़े का टुकड़ा दिया, जिसके अंदर उसने बड़ी सफाई से अपना संदेश छिपा दिया था। आदित्य ने कपड़ा लिया और लेप को अनिका के हाथ पर मलना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान उसकी उंगलियों ने कपड़े के अंदर छिपी पर्ची को महसूस कर लिया। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें उठाकर अनिका को देखा। एक पल की समझ, एक पल का समझौता। जब आदित्य जाने लगा तो वर्धमान खुद दरवाजे पर प्रकट हो गया। आशा है तुम्हारे भाई की हालत अब बेहतर है, उसने आदित्य से कहा, लेकिन उसकी नजरें अनिका पर थीं। जी प्रधान आचार्य, आदित्य ने सिर झुकाकर कहा। अच्छा है, वर्धमान ने कहा, क्योंकि कल सुबह विक्रम को मेरे साथ दरबार चलना है। महाराज ने उसे व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। वे उसके दिव्य ज्ञान का एक और प्रदर्शन देखना चाहते हैं, पूरे भरे हुए दरबार के सामने। अनिका, जो अपनी छोटी सी जीत से खुश हो रही थी, यह सुनकर जम गई। एक और प्रदर्शन पूरे दरबार के सामने, जहां सेना अमात्य शूरसेन भी मौजूद होगा, जहां हर कोई उसे परखेगा, उसे जांचेगा। उसे लगा जैसे वह एक जाल से निकलकर सीधे शेर की मांद में जा रही थी। दरबार, यह शब्द किसी भव्य हॉल से कहीं बढ़कर था। यह सत्ता का एक ऐसा रंगमंच था जहां हर नजर एक तलवार थी और हर मुस्कुराहट एक ढाल। और आज अनिका को इस रंगमंच के केंद्र में बिना किसी तैयारी के अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिनय करना था। जैसे ही उसने मुख्य हॉल में कदम रखा, एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गईं। आयला, ये तो किसी संजय लीला भंसाली की फिल्म का सेट लग रहा है, उसने मन में सोचा, चारों ओर सोने और कीमती पत्थरों की चमक को देखते हुए। बस दीपिका पादुकोण की एंट्री होनी बाकी है। हॉल दरबारियों, विद्वानों और सेनापतियों से खचाखच भरा हुआ था। हवा में चंदन, इत्र और एक अनकहे तनाव की गंध थी। सबकी नजरें उस पर थीं। विक्रम सिन्हा, वह चमत्कारी युवक। उसने भीड़ में प्रधान आचार्य वर्धमान को देखा, जिनके चेहरे पर एक हल्की, मैंने तो पहले ही कहा था वाली मुस्कान थी। और फिर सिंहासन के पास सेना अमात्य शूरसेन बैठे थे, किसी पहाड़ की तरह। उनकी और अनिका की आंखें मिली। शूरसेन की आंखों में कोई भाव नहीं था, सिवाय एक गहरी भेदने वाली उम्मीद के। ओके अनिका, कूल, वह खुद को समझा रही थी। ये बस एक और क्लाइंट प्रेजेंटेशन है,
बस यहाँ के क्लाइंट थोड़े ज्यादा खड़ूस हैं और गलत प्रेजेंटेशन पर सीधे सिर कलम कर सकते हैं। आओ युवक। महाराज की गहरी प्रभावशाली आवाज गूंजी और पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अनिका धीरे धीरे आगे बढ़ी, एक परफेक्ट सधा हुआ अभिवादन किया जिसके लिए उसने रात में तकिए के सामने प्रैक्टिस की थी। हमने तुम्हारे ज्ञान की बहुत चर्चा सुनी है विक्रम सिन्हा, महाराज ने कहा। वे कहते हैं कि तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है। मैं तो केवल ज्ञान का एक साधक हूं महाराज, अनिका ने विनम्रता से कहा। अंदर से उसकी आवाज कह रही थी, हाँ हाँ, और उस ज्ञान का सोर्स गूगल है जो यहाँ चलता नहीं है। अच्छा, महाराज मुस्कुराए। तो आज हम तुम्हारी दिव्य दृष्टि की परीक्षा लेना चाहते हैं। हमें बताओ, हमारे दो पड़ोसी राज्यों सौराष्ट्र और कलिंग में से कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन हमारी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है? हवा जैसे जम गई। अनिका का दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। उसका आंतरिक मुंबईया मोनोलॉग पूरी तरह से घबराहट में शुरू हो गया। वॉट लग गई? ये तो सीधा बाउंसर आ गया सिर पर। ये सवाल तो मेरे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में था ही नहीं। सौराष्ट्र, कलिंग, भाई मैंने तो इनका नाम सिर्फ अशोक की हिस्ट्री क्लास में सुना था। इसका जवाब तो विकिपीडिया पर भी 2 मिनट सोचने के बाद मिलेगा। एक तरफ वर्धमान का मुझे पता है तू फंसेगा वाला लुक, दूसरी तरफ शूरसेन का बेटा सही जवाब देना वरना तेरी खैर नहीं वाला एक्सप्रेशन। मर गई, आज तो पक्का पैकअप होने वाला है मेरा। उसने एक नजर वर्धमान पर डाली, वह अपनी जीत का मजा ले रहा था। फिर उसने शूरसेन को देखा। उसकी आंखों में एक पिता की चिंता और एक विद्रोही की उम्मीद थी। उसे समझ आया, यह सिर्फ एक राजनीतिक सवाल नहीं था, यह एक भावनात्मक जाल भी था। एक महिला होने के नाते वह उन अनकहे भावों को पढ़ सकती थी। वर्धमान उसे असफल होते देखना चाहता था और शूरसेन उसे सफल होते, और उसे अपनी चाल मिल गई। उसने अपने भीतर की उस घबराई हुई प्रोजेक्ट मैनेजर को शांत किया। ओके अनिका, टाइम फॉर सम कॉर्पोरेट ज्ञान। जब बॉस कोई ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब न पता हो तो उसे एक ऐसा जवाब दो जो सुनने में बहुत भारी भरकम लगे पर जिसका मतलब कुछ न हो। शुद्ध मैनेजमेंट। स्पीक। दरबार की खामोशी एक ठोस भारी चीज थी जो हवा में तैर रही थी, हर दरबारी की सांस में अटकी हुई थी। अनिका को लगा जैसे वह किसी गहरे समुद्र की तलहटी में खड़ी हो जहां पानी का दबाव उसकी हर हड्डी को पीसने की धमकी दे रहा हो। महाराज का सवाल एक ऐसा बवंडर था जो उसे किसी भी दिशा में बहाकर नष्ट कर सकता था। उसने वर्धमान के चेहरे पर छाई क्रूर शांति को देखा। उसने शूरसेन की पत्थर की मूर्ति जैसी दृढ़ता को देखा। वे दोनों एक जवाब चाहते थे, अपना अपना जवाब, और उसे एहसास हुआ कि इस रंगमंच पर सत्य सबसे खतरनाक चीज थी जो वह बोल सकती थी। उसने अपने भीतर की उस डरी हुई मुंबई की प्रोजेक्ट मैनेजर अनिका को एक पल के लिए शांत किया। उसने उस किरदार को पूरी तरह से ओढ़ लिया जिसे वह इतने दिनों से जी रही थी। विक्रम सिन्हा, वह रहस्यमयी साधक जिसे नियति के धागे दिखाई देते थे। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली जैसे वह किसी गहरे ध्यान में उतर रही हो। जब उसने आंखें खोली तो उनमें डर का कोई निशान नहीं था। उनमें एक अलौकिक शांत दूरी थी। महाराज, उसकी आवाज पूरे हॉल में एक शांत लहर की तरह फैली। आपकी दुविधा स्वाभाविक है। एक शासक का हृदय हमेशा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता है, लेकिन दिव्य दृष्टि मनुष्यों की तरह नहीं देखती। वह मित्र या शत्रु के चेहरे नहीं पहचानती, वह तो केवल कर्म और नियति के प्रवाह को देखती है। इस जवाब ने तुरंत पूरे माहौल को बदल दिया। वह अब एक राजनीतिक सलाहकार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु की भूमिका में आ गई थी। उसे चुनौती देना अब महाराज के सवाल को चुनौती देना नहीं बल्कि नियति को चुनौती देना था। वह एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, जब मैं आपकी आज्ञा से अपनी दृष्टि को केंद्रित करता हूं तो मुझे 2 चित्र दिखाई देते हैं। उसने अपना हाथ उत्तर की ओर उठाया। मैं उत्तर की ओर सौराष्ट्र को देखता हूं तो मुझे एक शांत गहरा सागर दिखाई देता है। उसकी सतह पर व्यापार के जहाज शांति से तैर रहे हैं, समृद्धि ला रहे हैं। लेकिन मैं उसकी गहराइयों में भी देखता हूं, वहां सदियों पुराने भारी खजाने दबे हैं जो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते। वहां की हवा में स्थिरता है महाराज,
लेकिन ठहरा हुआ पानी अक्सर का एक पकड्डी आँच लेता है और भीतर ही भीतर सड़ने लगता है। दरबार में एक फुसफुसाहट की लहर दौड़ गई। ये क्या था? प्रशंसा या चेतावनी? वर्धमान के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन उसकी उंगलियां अपने सिंहासन के हत्थे पर कस गईं। फिर अनिका ने अपना हाथ पूर्व की ओर उठाया, और जब मैं पूर्व की ओर क्लिंग को देखता हूं तो मुझे एक युवा बढ़ता हुआ जंगल दिखाई देता है। नए पौधे उग रहे हैं। हर कोई सूरज की रोशनी पाने के लिए एक दूसरे से होड़-डाच कर रहा है। वहां की हवा में ऊर्जा है, महत्वाकांक्षा है और विस्तार की असीम संभावनाएं हैं। लेकिन महाराज, बढ़ते हुए जंगल में सूखी पत्तियों के बीच आग का खतरा हमेशा बना रहता है। एक छोटी सी चिंगारी भी उसे भस्म कर सकती है। अब फुसफुसाहट और भी तेज हो गई। सेना अमात्य शूरसेन का पत्थर जैसा चेहरा एक पल के लिए कांपा। उसकी आंखों में एक नई तीव्र चमक थी। अनिका वापस महाराज की ओर घूमी। उसने अपना सिर झुकाया। तो आप पूछते हैं शत्रु कौन है? उसने अपनी आवाज को निर्णायक बनाते हुए कहा। दिव्य दृष्टि कहती है कि आपका शत्रु बाहर नहीं, भीतर है, आपकी अपनी तैयारी में। नियति आपको दो विकल्प दे रही है, एक शांत सागर जिसमें अचानक तूफान आ सकता है, या एक बढ़ता हुआ जंगल जिसमें आग लग सकती है। ये तो नाविक का कौशल है कि वह तूफान से नाव को बचाए, और यह माली का धर्म है कि वह जंगल को आग से सुरक्षित रखे। उसने अपनी आंखें सीधे महाराज की आंखों में डाली। आपका असली शत्रु भविष्य की वह चुनौती है जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। सवाल यह नहीं है कि कौन हमला करेगा महाराज, सवाल यह है कि आप किस चुनौती के लिए तैयार हैं। और फिर सन्नाटा टूट गया। महाराज, जो अब तक किसी मूर्ति की तरह बैठे थे, अचानक जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी पूरे हॉल में गूंज गई, जिससे सारे दरबारी चौंक गए। अद्भुत, वाह, उन्होंने कहा अपनी हंसी को रोकते हुए। प्रधान आचार्य, आपने सही कहा था। यह युवक सिर्फ ज्ञानी नहीं, यह बुद्धिमान भी है। महाराज ने अनिका की ओर देखा। उनकी आंखों में अब सच्ची प्रशंसा थी। तुमने हमें कोई उत्तर नहीं दिया विक्रम, और फिर भी तुमने हमें सबसे उत्तम उत्तर दिया है। तुमने हमें एक शासक के रूप में हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य याद दिलाया है, भविष्य के लिए तैयार रहना। खेल खत्म हो चुका था। अनिका जीत गई थी। उसने न सिर्फ जाल को काटा था, बल्कि जाल बिछाने वाले की आंखों में देखते हुए उसी के धागों से एक नया माया जाल बुन दिया था। उसे दरबार से पूरे सम्मान के साथ विदा किया गया। जब वह हॉल से बाहर निकल रही थी तो उसने महसूस किया कि वर्धमान की आंखें उसे किसी ठंडे पत्थर की तरह चुभ रही थीं, और शूरसेन की आंखें उसे एक बेशकीमती हथियार की तरह तौल रही थीं। वह बच गई थी, लेकिन उसकी कीमत यह थी कि अब वह दोनों के लिए पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। उस रात अपने कक्ष के एकांत में वह उस क्षण के बारे में सोच रही थी। वह अब सिर्फ भूमिका नहीं निभा रही थी, वह विक्रम सिन्हा बनती जा रही थी। एक ऐसा खिलाड़ी जो शब्दों से खेलता था, जो डर को हथियार बनाता था। यह एहसास उसे एक ही समय में शक्ति भी दे रहा था और भयभीत भी कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी खटखटाहट हुई। यह वही युवा सेवक था जो रात में कक्ष की अंतिम सफाई के लिए आया था। जब वह अनिका के बिस्तर के पास से गुजरा तो उसने चुपके से, बिना नजरें मिलाए, एक छोटी कसकर मुड़ी हुई पर्ची उसके हाथ में दबा दी और अपना काम करके चला गया। अनिका ने दरवाजा बंद होने तक इंतजार किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से पर्ची खोली। लिखावट आदित्य की थी। संदेश छोटा और सीधा था, लेकिन उसके हर शब्द में एक धमाका छिपा था। लावण्य जी से दोबारा संपर्क हुआ। मैंने उरोबोरस के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि यह कोई संगठन नहीं है। पर्ची का अंतिम वाक्य पढ़ने से पहले अनिका ने एक गहरी सांस ली। ये एक व्यक्ति का नाम है। वे कहते हैं उरोबोरस ही वह व्यक्ति है जिसने असली विक्रम को वह अमानत दी थी, और वह यहीं विदिशा में ही है। अनिका के हाथ में पकड़ी पर्ची कांप रही थी। पिस्तौल बनाने वाला वह यहीं था, इसी शहर में। एक नया अदृश्य खिलाड़ी इस खतरनाक खेल में पहले से ही मौजूद था, और अनिका के पास उसका सबसे बड़ा राज था, उसकी सबसे बड़ी रचना,